वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेडेड साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.5 वेट एंड इट्स मेजरमेंट। वेट क्या होता है और कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, चलिए जानते हैं। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हमने जान लिया कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जिस फोर्स से, जिस ताकत के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। जैसे ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉल है मान लो, तो अर्थ क्या करेगी, बॉल को अपनी तरफ खींचेगी। तो जिस फोर्स से अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है उसी को हम वेट कहते हैं। द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाई अर्थ। वेट बेसिकली ये मेजर करता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी स्ट्रांगली पुल कर रही है, कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रही है। Since the weight is a force, it is measured in the same unit as that of force. अब क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसका जो मेजरमेंट होगा, इसकी जो यूनिट होगी वही सेम होगी जो फोर्स की होती है। Therefore SI यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। इसको कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। तो वेट की भी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। अब आप कहोगे 1 मिनट, लेकिन वेट का मेजरमेंट तो हम केजी और ग्राम्स में करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपका वेट क्या है, तो आप बताओगे 50 kg, 60 kg। इस एप्पल का क्या वेट है, तो ये 200 ग्राम्स का है। तो वेट तो आप केजी या ग्राम्स में बता रहे हो, ये न्यूटन कहाँ से आ गया। तो कॉमन लैंग्वेज के अंदर वेट को जो हम केजीज में या ग्राम से बताते हैं वो तरीका गलत है। वो वेट एक्चुअली है ही नहीं। तो क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इफ अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। तो बेसिकली वेट क्या है, अर्थ जितनी फोर्स के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है वही फोर्स है वेट। तो चलो हम ये पता करते हैं कि क्या अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स के साथ पुल करती है, यानी उसी फोर्स के साथ सारे ही ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। एक्टिविटी 5.9, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस सच एज अ पेंसिल बॉक्स, अ टिफिन बॉक्स एंड अ स्मॉल स्टोन। तो एक स्प्रिंग आपको ले लेनी है और कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं जिनके मासेस अलग अलग हों। जब मास की बात करते हैं तो वहाँ केजी, ग्राम्स इसमें वैल्यू होती है। तो एक्चुअली जब वेट पूछा जाता है और हम केजीज में वैल्यू बताते हैं वो असल में वेट नहीं होता, वो जो हम बता रहे होते हैं वो मास होता है। मास की वैल्यू केजी, ग्राम्स या और भी जो यूनिट्स है उसमें बताई जाती है। तो स्प्रिंग लेना है और कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिनके मासेस अलग अलग हों। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल। तो स्प्रिंग का एक जो एंड है उसको नेल से हैंग करा दो। जैसे मान लो दीवार में कोई कील गड़ी हुई है तो स्प्रिंग का एक एंड उसी कील में जाके आपने फंसा दिया। फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग। स्प्रिंग के दूसरे एंड से कोई ऑब्जेक्ट हैंग करा दो, लटका दो, और ऑब्जर्व करो स्प्रिंग में क्या होता है। डज द स्प्रिंग स्ट्रेच। क्या स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है। तो भाई स्प्रिंग को अगर पकड़ के खींचो तो वो लंबी हो जाती है कि नहीं। तो एक किनारा आपने फिक्स कर दिया, दूसरे में कोई वेट लटका दोगे। जैसे यहाँ पर देखो, एक किनारे से धागा बांध के एक स्टोन को लटका दिया गया तो स्प्रिंग क्या हो गई, लंबी हो गई कि नहीं। तो स्प्रिंग खींच जाती है इस तरह से। नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट वन बाई वन एंड नोटिस द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग ईच टाइम। अब एक एक करके जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उन सबको हैंग कराते रहो। इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाई ईच ऑब्जेक्ट द सेम। क्या हर ऑब्जेक्ट की वजह से जो स्ट्रेचिंग हुई है वो सेम है। तो ऐसा नहीं होगा। देखो ये वाले में देखो, ये और बड़े स्टोन को लटकाया गया यहाँ से तो स्प्रिंग और ज़्यादा खींच गई। तो आप देखो कि जितनी भारी चीज़ को आप लटकाओगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगी, यानी स्प्रिंग का जो दूसरा वाला एंड है उतना ही नीचे आ जाएगा। नॉर्मली वो इस लेवल पे था, एक स्टोन हमने हैंग करा दिया तो वो यहाँ पर आ गया, और भारी स्टोन हमने हैंग करा दिया तो और नीचे आ गया। तो यहाँ से बेसिकली आपको ये ऑब्जर्व होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग है, जो खिंचाव है, वो अलग अलग होता है। किसी केस में स्ट्रेचिंग कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। When an object is hung from a spring, the spring stretches due to the force applied on the object by the earth. अब स्प्रिंग स्ट्रेच क्यों होती है, खिंचती क्यों है। क्योंकि उस स्प्रिंग से जो भी ऑब्जेक्ट आपने लटकाया है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अब क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है और वो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से फिक्स है तो स्प्रिंग भी खींचेगी, जिसकी वजह से वो लंबी हो जाएगी। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड इन द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ये पता चलेगा स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेचिंग होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। दिस इंडिकेट्स दैट द अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फोर्सेस, दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज डिफरेंट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अर्थ है वो पुल करती है, खींचती है अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स से। ऐसा नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट को बराबर फोर्स से खींच रही है। अगर वही फोर्स सारे ही ऑब्जेक्ट पे लग रही होती तो हर बार स्प्रिंग उतनी ही खींचती, लेकिन स्प्रिंग का जो स्ट्रेचिंग है वो अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लग रही है। जिस ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लग रही है उस केस में स्प्रिंग कम खींच रही है, ज़्यादा फोर्स लगेगी तो स्प्रिंग को और ज़्यादा नीचे खींच लेगी और लंबी हो जाएगी वो।
तो अर्थ अलग अलग फोर्स से अलग अलग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, और अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींच रही है वही तो वेट है। तो अगर फोर्स अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी अलग होता है। ये तो जनरली हम जानते ही हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अलग होता है। कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या इस स्प्रिंग का यूज करके हम ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका यूज करके एक डिवाइस बनाया गया है जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, उसका यूज करके हम कर सकते हैं। अ स्टेप फर्दर, अ स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर वेट दैट इज फोर्स। तो स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल सा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। ब्रैकेट में फोर्स लिखा है, ये वेट वो केजी वाला ध्यान में ना रखना, अब भूल जाओ केजी। वेट का मतलब फोर्स, जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करो, इसका मतलब आपको ये मेजर करना है कि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स के साथ पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक किनारा फिक्स होता है, विद अ हुक अटैच्ड टू द अदर एंड। तो जैसे ये स्प्रिंग है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फिक्स है और दूसरे एंड में ऐसे आके ये हुक टाइप का लगा होता है। व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक द स्प्रिंग स्ट्रेचेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हुक से लटकाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। अब वो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से अटैच्ड है तो स्प्रिंग को भी खींचेगा। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग कितना खींच रही है इससे हमको ऑब्जेक्ट का वेट पता चलेगा। कैसे पता चलेगा अभी हम देखेंगे इसको। देयर इज अ स्केल ऑन द बैलेंस विच इज मार्क्ड टू शो द वेट दैट इज फोर्स इन द न्यूटन। तो साइड में स्केल्स होती है, उस पर वैल्यूज लिखी होती है और स्प्रिंग के यहाँ पर ऐसे एक पॉइंटर लगा होता है। तो ये पॉइंटर किस नंबर के सामने आ रहा है वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। यूजली देयर इज ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मास इन द ग्राम। तो स्प्रिंग बैलेंस में दो स्केल्स होती है, एक तो वेट बताती है न्यूटन्स के अंदर और दूसरा मास की भी वैल्यू बताती है ग्राम्स के अंदर। These values have been marked with the assumption that spring balance is used on the earth with the earth's gravitational force attracting the object। अब स्प्रिंग बैलेंस पे जो वैल्यूज मार्क होती है, स्केल पे जो वैल्यूज दी होती है, वो ये एज्यूम करके बनाई गई होती है कि इस स्प्रिंग बैलेंस को आप अर्थ पे ही यूज करोगे, क्योंकि वहां पर जो स्प्रिंग का यूज किया गया है, जो स्केल्स बनाई गई है, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हिसाब से बनाई गई है कि अर्थ किस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ पे आप इसे यूज़ करोगे तभी आपको सही रीडिंग मिलेगी। किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके आप मेज़र करोगे तो वहाँ सही वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो प्लैनेट है वो किस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट खींच रहा है वो अलग हो सकता है, वो अलग होता ही है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेट अस लर्न टू मेजर द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। चलो सीखते हैं किस तरह से स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके हम वेट को मेज़र करते हैं। बट फर्स्ट लेट अस फेमिलराइज अवरसेल्फ विद अ स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड विद थर्मोमीटर अर्लियर इन द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके कैसे वेट मेज़र करते हैं ये तो सीखना ही है, लेकिन उससे पहले स्प्रिंग बैलेंस को जान तो लें, उससे फेमिलराइज तो हो जाएं। जैसे ग्रेड 6 में आपने टेम्परेचर एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में थर्मामीटर से फेमिलराइज हुए थे कि थर्मामीटर क्या है, कैसे वर्क करता है, तब उसका मेजरमेंट आप ले पाओगे कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। एक्टिविटी 5.10 लेट अस ऑब्जर्व। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर। तो चलो स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये आपको स्प्रिंग बैलेंस बना हुआ है। तो देखो जैसे ये नेल है, यहाँ पर ऐसे हैंग कर दिया जाता है स्प्रिंग बैलेंस को। यहाँ पर बीच में स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग से एक पॉइंटर कनेक्ट होता है। दोनों साइड आप देख सकते हो स्केल है। ये राइट साइड न्यूटन्स में वैल्यू है, यानी यहाँ पर आपको वेट की वैल्यू मिलेगी। इधर साइड देखो ग्राम से आपको वैल्यू मिलेगी, यानी मास की वैल्यू है। तो ये आपको 0 है, 100, 200, फिर बीच बीच में भी छोटी छोटी लाइन है। इसी तरह अगर हम वेट की बात कर लें तो 0, 0, 1 यानी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इसके बीच बीच में भी मार्किंग है। तो इस तरह से करते करते देखो यहाँ तक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेट कितना मेज़र कर सकते हैं। तो देखो स्केल हमारी यहाँ 10 पे आके एंड हो जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 न्यूटन तक का वेट मेज़र कर सकते हैं। द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर इज 10 न्यूटन, दस द स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ 0 to 10 न्यूटन। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये मैक्सिमम कितना वेट मेज़र कर सकता है, वो है 10 न्यूटन। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, उसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस आप देख रहे हो इसकी रेंज क्या है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक का वेट ये मेज़र कर सकता है, तो देख लो स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो इसी का जूम्ड वर्जन यहाँ आपको दिया हुआ है। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ग्राम्स में दिया है ये बेसिकली मास है, और जो न्यूटन्स में है ये है वेट। और यहाँ पर ये स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है जो आकर नीचे ऐसे पॉइंटर से कनेक्ट है, फिर ऐसे प्लेट टाइप की लगी होती है जिससे नीचे हुक अटैच रहता है। तो अगर हुक से कोई ऑब्जेक्ट हम हैंग करेंगे तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो खींचेगी और जो स्प्रिंग में लगा हुआ पॉइंटर है वो नीचे मूव करके आएगा।
हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि रेंज क्या है। देखो वेट की रेंज आपसे पूछा है, ध्यान रखना वेट के बारे में बात कर रहा है कि मास के बारे में बात कर रहा है। तो वेट के बारे में पूछा है ना कि वेट की रेंज क्या है। तो देखो स्केल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वेट वाला देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है ना, और कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, यानी रेंज क्या हो गई 0 to 10 न्यूटन। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो जैसे ये स्प्रिंग है, ऐसे आके नीचे इसके पॉइंटर लगा हुआ है रेड कलर से आप जो देख रहे हो। अभी स्टार्टिंग में 0 पे है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हुक से नहीं अटैच किया गया है। जैसे ही हुक में कोई ऑब्जेक्ट हम लटकाएंगे तो होगा क्या, उसकी वजह से स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग में हमारा पॉइंटर फिक्स है, तो स्प्रिंग खींचेगी तो पॉइंटर भी मूव करेगा। मूव करके मान लो यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, तो पॉइंटर जहाँ पहुँचा होगा वहाँ देख लो वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपसे वेट पूछा जाए कि बताओ वेट कितना है, तो देख लो वेट वाली स्केल में पॉइंटर कहाँ पर आ रहा है, 3 तक आ रहा है ना, इसका मतलब वेट हो गया 3 न्यूटन। मास पूछ लिया जाए तो ग्राम्स वाली स्केल देख लेना, यहाँ पर 300 से थोड़ा सा ज़्यादा है, दोनों स्केल बिल्कुल एक लाइन में नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देख सकते हो 300 और उसके बाद पहले जो लाइन है वहाँ तक ऑलमोस्ट आ रहा है। अब ये जो छोटी लाइन है ये कितनी वैल्यू दे रही है, ये अभी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करना है उसको स्प्रिंग बैलेंस के हुक में फंसा दो, तो अब देखोगे वहाँ जो पॉइंटर लगा है वो मूव करेगा, जहाँ पर आ रहा है वहाँ से रीडिंग ले लो किस नंबर के सामने आ रहा है। लेकिन अगर मान लो छोटी छोटी लाइन के सामने आ गया, जैसे यहीं पर आ गया है, अब ये तो 1 और 2 के बीच में, ये छोटी वाली लाइन में है, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो अब हम निकालते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेट दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो चलो वेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके, यानी कम से कम किस वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। एक्टिविटी 5.11 लेट अस कैलकुलेट। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। तो स्प्रिंग बैलेंस को देखो और नोट करो, क्या नोट करना है, हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। तो जो 2 बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितना वेट का डिफरेंस है, यानी बड़ी बड़ी जो लाइन है जिनके सामने नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हो ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में कितना गैप है, यानी 2 बड़ी लाइन के बीच में कितना गैप है, 0 और 1 के बीच में 1 का गैप है। इसी तरह अगर 2 और 3 के बीच में देख लो, इसमें भी 1 का गैप है। कहीं और देख लो 7 से 8 के बीच में, तो 1 के गैप पे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 0.1 न्यूटन और बिटवीन 0.1 एंड 0.2 न्यूटन इज 1 न्यूटन। तो वेट वाली स्केल पे जो डिफरेंस है वो 1 न्यूटन का है, यानी 1 न्यूटन के गैप पे नंबर्स लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह है कि नहीं। हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाई स्मॉल मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज 2 बिगर मार्क्स। अब कितने छोटे छोटे डिविजन्स हैं जिसको छोटे मार्क से शो किया गया, छोटी लाइन से, इन 2 बिगर मार्क्स के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन्स किए गए हैं, इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, ये आप पता कर लो। यानी ये हमारी 0 वाली लाइन है और ये 1 न्यूटन वाली लाइन है, इसके बीच में देख सकते हो छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसने इसके कितने डिविजन्स कर दिए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कि 1, ये 2, 3, 4, 5, तो छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके ये 0 से लेके 1 तक जो 1 न्यूटन था इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो एक छोटे पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसी 1 न्यूटन को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 डिविजन्स है, तो आ जाएगा 0.2 न्यूटन। इसका मतलब अगर पॉइंटर आके यहाँ पर रुक रहा है तो ये 0 है, 0 से इतना और चलेंगे, ये इतना कितना है 0.2, यानी 0 + 0.2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.2 न्यूटन। तो ये बिल्कुल पहली वाली लाइन है 0 के बाद, ये है 0.2 न्यूटन की। तो कम से कम हम 0.2 न्यूटन ही मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद जो पहली लाइन है, जो सबसे पहला मेजरमेंट हमको मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, वो 0.2 न्यूटन की है। तो कम से कम 0.2 न्यूटन को ही हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, अगर ये आकर यहाँ रुकता, पॉइंटर आके मान लो यहाँ पर रुक रहा है, तो ये कितनी वैल्यू है। देखो यहाँ तक तो 2 हो गया, इसके बाद ये इतना और, तो 2 न्यूटन + 0.2 न्यूटन हो जाएगा 2.2 न्यूटन। अब अगर पॉइंटर यहाँ आके रुक रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ तक तो 3 न्यूटन हो गया, इसके बाद आप देखो जो छोटी वाली लाइन है उसमें किस लाइन तक आ रहा है, 1, 2, 3, थर्ड लाइन तक आ रहा है ना, तो 3 न्यूटन तो पूरा पूरा प्लस यहाँ से यहाँ तक 0.2, 0.2, 0.2, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ जाएगा 3.6 न्यूटन। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आपको दिखा रहा है वो 3.6 न्यूटन की है। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है कि अगर बड़ी वाली स्केल के सामने पॉइंटर रुक रहा है, जिसके सामने नंबर लिखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही की बात नहीं है, जिस नंबर के सामने रुक रहा है वो वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर छोटी वाली लाइन के सामने रुक रहा है तो फिर इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आके पॉइंटर यहाँ पर रुक गया,
तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर है, ये 1 वाला है ना, तो यहाँ तक तो पूरा पूरा, उसके बाद किस लाइन तक आ रहे हैं 1 2 3 4, फोर्थ लाइन तक ना, तो 1 न्यूटन पूरा पूरा प्लस फोर्थ लाइन तक आ रहे हैं और हर एक छोटी लाइन 0.2 न्यूटन की है, तो बस मल्टीप्लाई कर लो 4 2 8, तो हो जाएगा 1.8 न्यूटन। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कई सारे क्वेश्चन मैंने करके आपको दिखा दिए। हाँ, तो हमने क्या देखा था, देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क, तो इन मार्क्स के बीच में 5 डिविजन्स है। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो एक छोटा वाला डिवीजन कितना वेट इंडिकेट करेगा, 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो बिगर मार्क के बीच में 1 न्यूटन का गैप है और छोटी छोटी लाइन इसके 5 डिविजन्स कर दे रही है, 5 पीसेस कर दे रही है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो छोटे छोटे जो पार्ट हैं, स्मॉल जो डिवीजन है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.2 न्यूटन। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन। Now using this method calculate the smallest value of the weight that can be measured with the spring balance given to you। अब इसी मेथड का यूज करके कैलकुलेट करो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वेट की, जो कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है आपके पास जो स्प्रिंग बैलेंस है। तो स्प्रिंग बैलेंस भी अलग अलग टाइप का आता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि मैक्सिमम 10 न्यूटन का वेट मेजर हो सकता है। ऐसे भी स्प्रिंग बैलेंस आते हैं जो 100 न्यूटन तक वेट मेजर कर लेते हैं, तो अलग अलग रेंज के आते हैं। तो जो सा आप यूज कर रहे हो उसका आप निकालो। ये स्कूल लेबोरेटरी में हैव स्प्रिंग बैलेंस फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। तो आपके स्कूल लेबोरेटरी के अंदर जो स्प्रिंग बैलेंस है, हो सकता है उसकी जो रेंज है या स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस उसको केयरफुली आप देखो, या और भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप केयरफुली देखो, यू आर अबाउट टू यूज, जिसको आप यूज़ करने वाले हो। ऐसा नहीं कि हमने बुक में ऐसा पढ़ा था तो ऐसा ही होता है, उसके कई वेराइटीज़ आती है, रेंज अलग हो सकती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे रेंज, कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आपने सीख लिया। तो जो भी स्प्रिंग बैलेंस आपके पास हो वहाँ पर उसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेना। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेजर वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो चलो सीखते हैं स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके हम वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 5.12 लेट अस मेजर। चलो मेजर करते हैं। टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर, अदरवाइज इट मे गेट डैमेज्ड। स्प्रिंग बैलेंस ले लो और कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लो। ध्यान रहे जो भी ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हो वो उस स्प्रिंग बैलेंस के जो मैक्सिमम वेट है उससे हैवी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्प्रिंग बैलेंस आप यूज़ कर रहे हो उसका मैक्सिमम वेट 10 न्यूटन का है और उससे आप सिलेंडर मेजर कर रहे हो, तो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा वो। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट 1 by 1 फ्रॉम द हुक, जैसा कि आपको फिगर 5.14 में दिया है। रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 5.2। तो इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट हैंग करोगे, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया गया तो स्प्रिंग खींचेगी, तो ये जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे यहाँ पर आ गया। अब वो किसके सामने आ रहा है वहाँ से आप रीडिंग ले लो। टेबल 5.2 मेजरिंग वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके आप वेट मेजर करो। तो जैसे ऑब्जेक्ट दिया है आपको पेंसिल बॉक्स, तो जब स्कूल की लैब में जाना ना तो वहाँ पर अपने पेंसिल बॉक्स को हुक से अटैच करके फिर देख लेना कि क्या वेट आ रहा है। जैसे मान लो आया 1 न्यूटन, तो आपने लिख दिया 1 न्यूटन। पार्शली फिल्ड वाटर बॉटल है जो कि पूरी तरह से नहीं भरी है, पार्शली फिल्ड है, तो उसका वेट मान लो आ रहा है 5 न्यूटन। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने बता दी, आप खुद से मेजर करना तो वो वैल्यू यहाँ पर लिख देना। यू कैन रिपीट द एक्टिविटी 5.10 to 5.12 फॉर द मास स्केल शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस फिगर 5.13 टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने वेट के बारे में सारी बात की, अब यही काम आपको, यानी एक्टिविटी 5.10 से लेके 5.12, ये 3 जो एक्टिविटी हमने की इसको मास के लिए आप करो। तो चलो मास के बारे में आप सारी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर। तो अगर वेट की जगह अब हम मास की बात कर लें, कितना मैक्सिमम मास ये मेज़र कर सकता है, तो ज़रा देखो। अब मास वाली स्केल पे आ जाओ, यहाँ आप देखो ये 1000 तक आ रहा है ना, और वैल्यू हमारी ग्राम्स में दी है। तो मैक्सिमम मास जो कि ये स्प्रिंग बैलेंस मेज़र कर सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 1000 ग्राम्स, या इसको हम कह सकते हैं 1 kg। 1 किलो तक का ऑब्जेक्ट ये मेज़र कर सकता है। तो अगर ये स्प्रिंग बैलेंस आप यूज़ कर रहे हो तो 1 किलो से भारी कोई चीज़ आप मेज़र इससे ना करना। रेंज की बात कर लें तो देख लो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दी है। अब हमको मास वाली स्केल ऑब्जर्व करनी है, तो देखो ये 0 से लेके 1000 तक है, तो रेंज हो जाएगी 0 to 1000 ग्राम्स। और क्या करना था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, अब वेट नहीं मास की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मास क्या होगा जो कि ये स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे दिया हुआ इसी को हम फॉलो करेंगे। हाउ मच इज द मास डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 2 बिगर मार्क्स। तो जो 2 बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, फिर उसके बीच में कितने डिविजन्स है वो हम देख लेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ देखो जो पहली बड़ी लाइन है
वो 0 को इंडिकेट कर रही है और उसके जस्ट बाद जो बड़ी लाइन है वो 100 को इंडिकेट कर रही है। मतलब दो बिगर मार्क्स के बीच में 100 का गैप है, यानी 100 ग्राम्स का। फिर इसके कितने डिविजन्स है आप देख लो, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिविजन्स किए गए हैं। तो इस 100 ग्राम को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक दो छोटी लाइन के बीच में या एक बड़ी और एक छोटी लाइन के बीच में जो गैप है वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20, यानी 20 ग्राम्स। अब सारी वैल्यू हम ग्राम्स में बात कर रहे हैं। तो इस स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करके सबसे कम मास हम क्या मेज़र कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट मास की वैल्यू क्या आप बता सकते हो। 0 के बाद जो पहली लाइन है, जैसे यहाँ पर अगर पॉइंटर आके रुक रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू यही बताई जा सकती है। उसके पहले तो 0 ही है। 0 तो तब दिखाएगा जब हुक पे कोई भी चीज़ आप हैंग ना करोगे, लेकिन जैसे कोई भी चीज़ आप हैंग करोगे तो ये पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर आए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो बड़ी वाली स्केल है वो देख लो, और उसके बाद जो छोटी वाली स्केल है वो कहाँ तक आ रही है, पहली वाली लाइन तक आ रही है ना। तो 0 + 20 ग्राम्स, तो आ जाएगा आपका 20 ग्राम्स। इसी तरह से पॉइंटर कहीं पर भी रुके आप मास की वैल्यू निकाल लोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर आकर यहाँ रुक रहा है, तो यहाँ तो 200 ग्राम्स दिया ही हुआ है, इसमें तो कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉइंटर जैसे यहाँ पर रुका तो क्या बताओगे आप, कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर रुक रहा है अगर वो बिगर वाला मार्क नहीं है, जिसके सामने नंबर लिखा है वो वाला मार्क नहीं है, तो देख लो उससे जस्ट पहले कौन सा मार्क है। इससे पहले जस्ट तो यही 100 वाला मार्क है, तो आपने लिख दिया 100 ग्राम। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अब जो पॉइंटर है वो पहली छोटी लाइन तक आ रहा है, तो इसमें हम 20 ग्राम्स ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 120 ग्राम्स। अगर पॉइंटर आके यहाँ रुक रहा है तो क्या वैल्यू बताओगे आप, इसके जस्ट पहले बिगर मार्क कौन सा है, ये 300 वाला, तो वैल्यूज़ यहाँ ग्राम्स में दी है तो हमने लिख दिया 300 ग्राम। प्लस इसके बाद देखो जो छोटी वाली लाइन है वो कौन सी लाइन तक ये पॉइंटर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले तक आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाली लाइन तक आ रहा है और एक जो छोटी लाइन है वो 20 ग्राम शो कर रही है, तो 20 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 + 4 2 = 8, तो हो जाएगा 380 ग्राम्स। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। और चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे पॉइंटर आके यहाँ पर रुका, अब बताओ, अब खुद से कैलकुलेट करो, यहाँ तो मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ। इसके जस्ट पहले ही 800 वाली लाइन है, तो 800 ग्राम प्लस छोटी लाइन काउंट करो 1 2 3, थर्ड वाली लाइन तक आ रहा है, तो 3 × और छोटी स्केल का डिवीजन कितने का है, 20 ग्राम्स का है। 800 3 2 = 60, 860 ग्राम्स ये वैल्यू शो कर रहा है। हाँ, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मेज़र कर सकता है वो है 20 ग्राम्स। इसी तरह से हाउ मच इज़ द मास डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स, दो बिगर मार्क के बीच में मास का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 ग्राम्स का है, क्योंकि वैल्यूज़ 100 ग्राम्स के गैप पे लिखी है, 0 100 200 300, तो इनके बीच में 100 का गैप है कि नहीं। और छोटी छोटी लाइन से इसके 5 डिविजन्स कर दिए गए हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है तो 100 / 5 आ गया 20। अ स्टेप फर्दर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो किसी ऑब्जेक्ट का हम मास कैसे मेजर कर सकते हैं, एक तो हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, यानी स्प्रिंग बैलेंस का अगर हम यूज़ करें तो डायरेक्टली वेट मेजर हो जाएगा, उस वेट का यूज़ करके हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी वो स्केल बनी होती है वहाँ पर रीडिंग मिल जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, स्प्रिंग बैलेंस वेट का ही मेजरमेंट करता है, वो तो क्योंकि वेट और मास का रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज़ करके मास वाली स्केल भी बना दी गई है। लेकिन एक्चुअल में जो स्प्रिंग बैलेंस है वो मास मेजर नहीं कर रहा होता है, ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप सोचो स्प्रिंग बैलेंस में वेट की भी स्केल बनी हुई है, मास की भी स्केल बनी हुई है, तो वो दोनों को मेजर करता है, नहीं, एक्चुअली वो वेट को मेजर कर रहा है और वेट और मास का रिलेशन यूज करके वो मास वाली स्केल बना दी गई है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाता हूँ। बेसिकली वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इक्वल होगा उस ऑब्जेक्ट का जो मास है मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g कहते हैं। अब अर्थ पे g की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.81 होती है। ये भी लोकेशन पे डिपेंड करती है, अर्थ में भी अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कुछ यानी बहुत थोड़ा सा वेरी करती है, चेंज करती है। अगर दूसरे प्लैनेट पे चले जाओगे तो g की वैल्यू और अलग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अगर इस g को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अक्सर इसको 10 मान लिया जाता है, तो ये बताओ w = m × g है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, w/g। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको निकालना है तो वेट को g से डिवाइड कर दो। g की वैल्यू भी आपको मैंने बताई कि लगभग ये 10 होती है। तो होता ये है कि स्प्रिंग बैलेंस आपको वेट मेजर करके देता है, तो स्प्रिंग बैलेंस में पॉइंटर आके रुका 10 न्यूटन के सामने, तो वेट की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 10 न्यूटन। अब g की वैल्यू कितनी है, 10, इसको डिवाइड कर दिए तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 kg।
1 kg यानी 1000 ग्राम्स। तो इसका मतलब अगर हमको वेट पता है तो मास की वैल्यू निकल सकती है। तो इसी रिलेशन का यूज़ करके मास वाली स्केल भी स्प्रिंग बैलेंस पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे यहाँ से निकल कर आया ना कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 10 न्यूटन है तो उसका मास 1000 ग्राम्स होगा। तो 10 न्यूटन के सामने 1000 ग्राम वाली लाइन खींच दी। ये देख सकते हो 10 न्यूटन है, ये 1000 ग्राम है। वैसे थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ये वैल्यू होती है, ये तो राउंड ऑफ करके आपको सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो इसी हिसाब से कि जितना न्यूटन बराबर जितना ग्राम है उसके सामने उसकी वैल्यू लिख दी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को एक तो इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया तो स्प्रिंग बैलेंस डायरेक्टली वेट बताता है और वेट और मास का रिलेशन हमको पता है, तो उसका यूज़ करके हमने मास वाली स्केल भी साइड में बना दी कि इधर वेट दिखाता रहेगा और इधर उससे रिलेटेड जो मास है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। और बाई कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नोन मास यूजिंग अ बीम बैलेंस। और हम क्या कर सकते हैं, बीम बैलेंस का यूज़ करके थ्रू कंपेरिजन ऑब्जेक्ट का मास पता कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट हमको वो लेना है जिसका मास हमको पता है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसका मास हमको पता करना है। तो इन दोनों की जो वेट है उसको कंपेयर कर लेंगे तो वहाँ से भी मास की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे ये करेंगे चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये है बीम बैलेंस, तराजू आपने देखा होगा, बस बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करता है। अभी देखो कुछ भी नहीं रखा तो ये दोनों एक ही लेवल पे हैं बिल्कुल। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपको मेज़र करना था, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास क्या है हमको पता नहीं, पता करना है। तो जैसे आप सब्जी वालों को देखते हो कि बटखरा उसके ऊपर रखते हैं ना, कि वो उठाकर 1 kg वाला मास रखेंगे। अगर ये बिल्कुल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 1 kg। अगर बराबर नहीं हो रहा है, अभी नीचे की तरफ झुका है, मतलब ये वाला भारी है, अभी और रखो, जैसे रख दिया यहाँ पर 500 ग्राम का, अब आके बराबर हो गया। यानी इधर हम मास रखते जाएंगे, जो बटखरा है या बाट जिसको कहते हैं वो रखते जाएंगे, जिस लेवल पे आके ये इक्वल हो जाता है, एकदम दोनों बराबर हो जाता है, ये आपने देखा ही होगा। तो इसका मतलब जितना मास हमने यहाँ पर रखा है वही मास इस ऑब्जेक्ट का है। जैसे अभी इस केस में अगर बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 1 kg एंड 500 ग्राम, मतलब वो है 1.5 kg। अच्छा ये कैसे हुआ, यहाँ पर भी वेट का कॉन्सेप्ट लगा। वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ पुल करती है, खींचती है, वही उसका वेट होता है। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को अर्थ अलग अलग फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, और किस फोर्स के साथ अर्थ खींचेगी ये डिपेंड करता है उसके मास पे। जिसका मास ज़्यादा उस पर लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा। अगर मास कम होगा तो अर्थ भी कम फोर्स के साथ खींचेगी। जैसे कोई भारी चीज़ है उसको अपनी तरफ खींचना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हल्की चीज़ है तो उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी। इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वर्क करती है। भारी ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। अब जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा था तो दोनों हिस्से को बराबर से अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी। अब जैसे मैंने इधर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो होगा क्या, इस साइड का वजन बढ़ गया तो अर्थ अब ज़्यादा फोर्स के साथ इसको खींचेगी, तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। और जब दोनों साइड इक्वल वेट हम रख देंगे तो जितना फोर्स अर्थ इधर की तरफ लगा रही होगी उतना ही फोर्स इधर भी लगाएगी, तो ये दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे। यानी बराबर फोर्स दोनों साइड लग रही है तो ये लेवल मेंटेन रहेगा। इसी तरह से मास का मेजरमेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के वेट को कंपेयर करके। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया जिसका मास हमको मेज़र करना है, फिर अलग अलग मास के जो बट्टे आते हैं, जैसे मान लो ये 2 kg का है, हमने रख दिया और बराबर हो गया लेवल। इसका मतलब इस साइड का जो वेट है और इस साइड का जो वेट है ये इक्वल है, तभी दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 2 kg, क्योंकि इधर साइड हमने 2 kg का बाट रखा है। Since the weight of an object remains almost the same everywhere on the earth, so for all practical purposes it is acceptable to weigh an object to find its mass। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है हर जगह अर्थ पे, यानी अर्थ पे हम कहीं पर भी चले जाएं ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लगभग सेम ही रहेगा। तो सारे ही प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ऑब्जेक्ट का हम वेट ले सकते हैं मास के मेजरमेंट के लिए। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमको मास पता करना है तो उसका वेट मेज़र कर लो। वेट और मास का रिलेशन हमको पता है, जैसे मैंने आपको बताया W = mg। वेट पता चल गया तो मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। g की वैल्यू हमको पता है 9.81 या कहीं पर 9.8 लिया जाता है, राउंड ऑफ करके 10 भी लिया जाता है। अब यहाँ इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एज वी हैव लर्न अर्लियर इन द चैप्टर मटीरियल्स अराउंड अस इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड इन ग्राम्स, इसको शॉर्ट में हम g से डिनोट करते हैं, और किलोग्राम्स यानी kg। अब जैसा कि ग्रेड 6 में आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बताता है अमाउंट ऑफ मैटर, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, कितना मटेरियल है, उसका आइडिया मिलता है हमको मास से, और इसको हम ग्राम्स में या किलोग्राम से मेजर करते हैं। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस। इसकी जो वैल्यू है
वो सभी जगह सेम रहती है। एग्जाम्पल समझो, जैसे 1 लीटर वाटर हमने ले लिया। अब उस 1 लीटर वाटर को लेके हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं तो वो 1 लीटर ही रहेगा ना, कम ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा। अगर हम दुनिया के बाहर चले जाएं, मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, तो वो 1 लीटर वाटर जो हमने लिया है वो तो उतना ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं मून पे चले जाओगे तो कहेंगे नहीं ये तो आधा लीटर है या 2 लीटर हो गया। वो क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, कि कितना पानी है वो तो वही रहेगा, वो तो कम ज़्यादा होगा नहीं। तो वो जो 1 लीटर वाटर है वो क्या बता रहा है कि कितना पानी है, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट बता रहा है। ठीक इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट का मास है वो भी बताता है कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। यानी 1 लीटर वाटर का जो मास है वो फिक्स होगा। तो अगर उस 1 लीटर वाटर को हम कहीं भी ले जा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही, यानी वो 1 लीटर का 1 लीटर ही है, तो उसका जो मास है वो भी सेम होगा। तो ये बात होती है, जो मास है वो हर जगह सेम रहता है, कहीं पर भी आप ले जाओ, और इसको हम ग्राम्स या किलोग्राम से मेज़र करते हैं। और भी यूनिट्स होती है लेकिन जनरली यही यूनिट्स है। वेट ऑन द अदर हैंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वहीं जो वेट है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो ये नहीं बता रहा कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल भरा हुआ है, वो सिंपल सा ये बता रहा है कि भैया वेट देखो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ किस फोर्स के साथ, किस ताकत के साथ खींच रहा अपनी तरफ। यानी वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। अगर अर्थ पे आप हो तो, अगर किसी दूसरे प्लैनेट पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो मार्स भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो खींचने की जो फोर्स है वो अलग होगी। मून पे चले जाओगे तो वो फोर्स अलग होगी। इसको मैं साइड में थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 1 लीटर वाटर। अब 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वो होता है 1 kg। अब इसी 1 लीटर वाटर को लेके आप 3 जगह गए, अर्थ, मून, मार्स। यहाँ पर हम मास की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम वेट की वैल्यू लिखेंगे। तो 1 लीटर वाटर लेके आप अर्थ पे हो और 1 लीटर वाटर का मास होता है 1 kg। तो 1 लीटर वाटर का अर्थ पे मास होगा 1 kg। मून पे चले जाओगे तो भी 1 kg, क्योंकि क्वांटिटी तो वही है, 1 ही लीटर है और 1 लीटर का मास है 1 kg। तो अर्थ, मून, मार्स तीनों जगह 1 ही लीटर वाटर लेके जा रहे हो, तो तीनों जगह जो मास होगा वो सेम होगा। वहीं वेट की बात कर लें तो वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9.8 न्यूटन होता है अर्थ पे। यानी 1 लीटर वाटर है, अब अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी तो किस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, तो वो वैल्यू है 9.8 न्यूटन। इस फोर्स के साथ 1 लीटर वाटर को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो जिस फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ खींच रही वो हो गया उसका वेट। अब यही 1 लीटर वाटर लेके मून पे चले गए तो जो मून है वो डिफरेंट फोर्स के साथ उस वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, और अर्थ के कंपैरिजन में जो मून है वो कम फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो मून 1.65 न्यूटन फोर्स के साथ जो 1 लीटर वाटर है उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो कम फोर्स के साथ खींच रहा है तो वेट की वैल्यू भी कम आएगी, क्योंकि वेट क्या बता रहा है, किस फोर्स के साथ अर्थ या कोई और प्लैनेट उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो मून क्योंकि कम फोर्स के साथ खींच रहा है इसीलिए वेट की वैल्यू भी कम आ गई। इसी तरह अगर मार्स पे चले जाओगे 1 लीटर पानी को लेके, तो उस 1 लीटर वाटर को जो मार्स है वो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो फोर्स कम लगेगी, 3.71 न्यूटन। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ मैंने नीचे लिखी हैं ये कहाँ से आई इसको मत सोचो, इसका कैलकुलेशन अभी आपको नहीं सिखाया गया, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्योंकि जो मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर बता रहा है। तो वही 1 लीटर वाटर लेके हम अर्थ पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं या कहीं और चले जाएं, तो वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। और 1 लीटर का जो मास है वो 1 kg है, तो सब जगह जो मास है वो 1 kg ही रहेगा। लेकिन क्योंकि जो वेट है वो ये बताता है कि किस फोर्स के साथ अर्थ या कोई और प्लैनेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ उस 1 लीटर वाटर को 9.8 न्यूटन की फोर्स के साथ खींचेगा। वही जो मून है वो 1.65 न्यूटन के साथ खींचेगा, जो मार्स है वो 3.71 न्यूटन के साथ खींचेगा। तो सब लोग अलग अलग फोर्स के साथ उस 1 लीटर वाटर को खींच रहे हैं, इसीलिए जो वेट की वैल्यू है वो भी अलग अलग आ रही है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी करता है, मतलब ये वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अर्थ पे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो ये बहुत ही स्लाइटली वेरी करता है, यानी बहुत कम डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है अर्थ पे आप कहीं पर भी चले जाओ तो अलग अलग जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होती है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। इतना कम होता है कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि अर्थ पे सभी जगह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम है। एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। लेकिन अगर अलग अलग प्लैनेट्स पे आप चले जाओ, मार्स पे चले गए, जुपिटर पे चले गए, सैटर्न पे चले गए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट। तो वेट चेंज हो सकता है, आप कहाँ पर मेजर कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मास सेम रहेगा कहीं पर भी ले जाओ। हाँ, तो देखो जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पर दिया भी हुआ है। A step further, the gravitational force of different planets on an object is different. Thus, weight of an object is different on different planets. तो जो gravitational force है अलग अलग planets की
वो डिफरेंट है। इसीलिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी अलग है, एज शोन इन फॉलोइंग टेबल, इवन दो इट्स मास रिमेन्स द सेम। तो यहाँ प्लैनेट्स दिए हुए हैं, अर्थ हो गया, वैसे मून तो प्लैनेट है नहीं, मार्स, वीनस, जुपिटर। तो मास की बात कर लें तो अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, वीनस पे, जुपिटर पे, सब पे 1 kg। लेकिन वेट की बात कर लें तो अर्थ पे देखो ये राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, वो जी की वैल्यू को 9.8 मान के निकाली है। W = mg मैंने बताया था ना, किसी का मास अगर 1 kg है, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 आ जाएगा। अगर यही जी की वैल्यू आप 10 ले लोगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी वैल्यू आपको अलग दिखेगी, क्योंकि अभी आपको बहुत डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करनी और ये वैल्यू आपको याद भी नहीं रखी। ये जब इसका कैलकुलेशन आएगा तब आपको याद रखना है। तो 1 kg मास का ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा 10 न्यूटन, मून का होगा 1.6 न्यूटन, मार्स का होगा 3.8 न्यूटन, वीनस का 9 न्यूटन और जुपिटर पे 25.4 न्यूटन। तो अगली बार आपसे कोई आपका वेट पूछे तो उसको आप केजी में वैल्यू ना बताना। जैसे आपका मास अगर 50 kg है तो वेट पूछने में बताना कि मेरा वेट है 500 न्यूटन, तो वो भी हैरान हो जाएगा, ये क्या बता दिया। A step further, in everyday life, particularly for the goods we commonly use, we are more interested in the amount of matter in an object, that is, its mass. अब रोजाना की जिंदगी में खासतौर से जो सामान वगैरह हैं जो आमतौर से हम यूज करते हैं, उसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो ये जानना होता है कि इसके अंदर कितना मैटर है, यानी उसका मास क्या है, rather than the force applied by earth upon it, that is, its weight. बजाय इसके कि हम ये पता करें कि अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी उसका वेट क्या है। तो आमतौर से ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो मास में ही तो डील करते हैं कि भैया ये 10 kg का है, ये 50 kg का है, 70 kg का है, कोई न्यूटन में थोड़ी ना बात कर रहा होता है। However, though while the units of mass are used instead of term mass, the term weight is typically used. लेकिन होता ये है कि हम मास की यूनिट यूज करते हैं लेकिन मास का टर्म यूज नहीं करते। जो टर्म यूज करते हैं वो वेट यूज करते हैं, कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट क्या है तो बताए 10 kg, तो kg तो मास की यूनिट है, तो यूनिट मास वाली ले ली और टर्म वेट का ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट द वेट ऑफ द वीट बैग इज 10 kg। जैसे कहा जाता है कि ये जो वीट बैग है इसका वेट है 10 kg, बट इन साइंटिफिक यूज दिस इज नॉट करेक्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट टर्म विद देयर करेक्ट यूनिट्स इवन इफ एवरी डे लैंग्वेज इज मोर कैजुअल। लेकिन साइंटिफिक यूज के अंदर ये सही नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि हम करेक्ट टर्म्स का यूज करें और उनकी जो करेक्ट यूनिट्स है उसका यूज करें। अब देखो ये कंफ्यूजन क्यों आई, क्योंकि आमतौर से हम यही यूज करते आ रहे हैं, हर कोई यही बोल रहा है, इसीलिए हमको लगा कि यही सही है। लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो अब जान गए होगे, करे ऐसा नहीं होता। ये जो आमतौर से हम बोल रहे होते हैं ये तो गलत है। तो भले ही एवरीडे लैंग्वेज के अंदर ये बहुत ज्यादा कैजुअल हो कि ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हमें सही तरीका ही यूज करना चाहिए। कोई वीट बैग रखा है तो आप पूछो कि इसका मास क्या है। अगर आप पूछ रहे हो कि इसका वेट क्या है और वो आपको केजी में बता रहा है तो कहो गलत बता रहे हो, तुम न्यूटन में बताओ। मैंने वेट पूछा है तो न्यूटन में बताओ, अगर मास पूछूं तो आप केजी में बताओ। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।